गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जैसा कि हम लोग का डिसाइड हुआ था कि टॉप 50 क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन झारखंड कंबाइंड इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी डिस्कस्ड। तो मुझे कुछ लोग जानते होंगे जो ऐप पे मेरे स्टूडेंट्स होंगे या मुझसे जिन्होंने पढ़ा होगा। जो नहीं जानते हैं उसके लिए मेरा नाम ऋषु राज है। मैं बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ इन रांची एग्रीकल्चर कॉलेज। मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था 2021 में, जिसमें मेरा क्लियर रैंक 21 था। तो आज हम लोग उसी सारे एक्सपीरियंस को जो थ्रू आउट द ईयर्स मैंने खुद पढ़ा और पढ़ाया भी, उस एक्सपीरियंस पे बेस्ड मैंने कुछ टॉप क्वेश्चंस लाए हैं जिनके चांसेस हाई हैं कि वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस में किस तरह का पैटर्न फॉलो होता है या क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए कि आपको मैक्सिमम मार्क्स अचीव हो। ठीक है, एक्यूरेसी भी अच्छा रहे और स्पीड भी अच्छा रहे। तो दोनों चीज को डिस्कस करते हैं। चलिए, जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है एसिड कैटेलाइज्ड। क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स एक्सेप्ट इथीन। यहाँ जो वर्ड एक्सेप्ट इथीन है, इसको आप लोग गौर देंगे। एक्सेप्ट इथीन, इस तरह के वर्ड्स किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये जो एक्सेप्ट या नो हो गया, इस तरह के वर्ड्स को तुरंत हाईलाइट कर लें क्वेश्चन पेपर में। लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो एसिड कैटेलाइज जो इथीन होता है उसका बताना है, ये इथीन के अलावा जो होगा वो क्या बनाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि इथीन ऐसा क्या बनाता है एसिड कैटेलाइजेशन के बाद। तो इथीन का अगर एसिड कैटेलाइजेशन करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी, इसका हाइड्रेशन अगर कर दिया जाए, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन हो, तो ये क्या बनाएगा। सिंपल सा बात है, ये अल्कोहल बनाएगा CH3 CH2OH। ये एल्कीन बनाता है। ठीक है, यहां पर जो H2O का है वो OH पार्ट है और H पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर OH पार्ट एक कार्बन के साथ अटैच होगा और H पार्ट जाके दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अलावा और कोई यदि एल्कीन होंगे तो वो क्या बनाता है। तो इसके अलावा चलिए अब हम लोग ले लेते हैं प्रोपीन को। तो CH2 डबल बॉन्ड CH3। बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका एसिड कैटेलाइजेशन करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, एसिड कैटेलाइज्ड, इसका एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा। ठीक है, तो मार्कोवनिकॉव रूल से आप सबको ही परिचित होंगे। जो भी मार्कोवनिकॉव रूल से परिचित नहीं है वो जान लें कि मार्कोवनिकॉव रूल इतना कहता है, मार्कोवनिकॉव रूल इतना कहता है, सिंपल, इन वेरी सिंपल लेमन लैंग्वेज, कि जो भारी वाला होगा, यानी H2O में H और OH रहता है, जिसमें से OH ज्यादा भारी यानी ज्यादा मॉलिक्यूलर मास का है, वो जाके अटैच होगा जिधर भी ज्यादा भार है। यानी इन डबल बॉन्ड अगर ये दोनों को हम देखें तो ये दोनों को अगर यहाँ से डिवाइड करें तो एक सेपरेट एंटिटी है। इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, इसका इस तरफ के हिस्से का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। तो जो OH है वो इस तरफ वाले कार्बन पर अटैच होगा और जो H है जो कि हल्का है वो इस तरफ होगा। तो जो भी मार्कोवनिकॉव रूल पहली बार सुन रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि जब भी मार्कोवनिकॉव रूल के हिसाब से एडिशन होगा तो हल्का वाला हिस्सा जो रिएक्टेंट है वो हल्के वाले हिस्से के साथ जाके अटैच होगा, चाहे वो HCl रहे चाहे HOH यानी H2O रहे। ठीक है, तो यहां अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल जो CH2 प्लस H यहां आ जाएगा, यहां पर CHOH यहां पर आ जाएगा और यहां पर CH3 आ जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है ये हमारा किस तरह का है बताइए। सेकेंडरी, यहां पर अल्कोहल बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल यहां पर बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कुछ और लें, ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहां पर इसके अलावा, यानी ये जो हम लोग का रिएक्टेंट था इसके अलावा कुछ ऐसा लें जो पहले से सेकेंडरी अल्काइल है, क्या है वो पहले से सेकेंडरी अल्काइल है, तो वहां पर टर्शरी अल्कोहल बनेगा।
ठीक है, एल्कीन के अलावा आप कोई भी प्राइमरी एल्कीन ले रहे हैं, सॉरी इथीन के अलावा आप कोई भी प्राइमरी एल्कीन ले रहे हैं तो उससे आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर सेकेंडरी एल्कीन ले रहे हैं तो उससे टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, क्लियर, आई एम वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। क्या आंसर होगा इसका? सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये सबको क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उतना ही अच्छा है। अमंग द फॉलोइंग विच इज लीस्ट एसिडिक। ये क्वेश्चन लीस्ट एसिडिक, मोस्ट बेसिक, लीस्ट एसिडिक, ये वाले क्वेश्चन बहुत फेमस है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ लीस्ट वर्ड को आप लोग यहाँ पर दिमाग में रखिएगा। स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में ये गड़बड़ करते हैं, तो यहाँ जो वर्ड लीस्ट है उसको ध्यान देंगे। इसमें से सबसे पहला ए देखते हैं। ए क्या है हम लोग का? स्ट्रक्चर बना लेंगे। ए हम लोग का है फिनॉल। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा ऑर्थोक्रेसॉल है। ओ का यहाँ पर अर्थ जानते ही हैं, ऑर्थोक्रेसॉल है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तीसरा हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल है। सी है, और डी हमारा पैराक्लोरोफिनॉल है। ये हमारा डी है। अब इसमें से कंपेयर करना है कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक हो, या फिर सॉरी यहां पर देखना है सबसे कम एसिडिक कौन सा है। तो यदि सबसे कम एसिडिक का बात करें तो ये जो NO2 है, ये क्या है? NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। Cl क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा रहेगा उतना आपको ध्यान रखना है कि वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो जब भी आपको एसिडिक नेचर का बात होगा, स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान से सुनेंगे कि जब भी एसिडिक नेचर का बात होगा, तो जब भी एसिडिक नेचर का बात होगा तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जो होंगे वो ग्रुप्स प्रोमोट एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप्स होंगे वो एसिडिटी को प्रमोट करेंगे। हमेशा ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो यहां पर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है? एक ये है, एक ये है। ठीक है, अब देखते हैं एसिडिक नेचर में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, then acidity decreases। ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, CH3, CHO, इस तरह के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब देखें तो अब बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिडिटी को कम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि एसिडिटी को कम कर रहा है तो यहां पर कौन सा होगा? यही एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये लीस्ट एसिडिक होगा। क्या होगा? लीस्ट एसिडिक होगा। समझ में आ रहा है सबको? यहां जो बी है वो लीस्ट एसिडिक होगा, यानी इसका आंसर ऑर्थोक्रेसॉल होगा। आप लोगों को ये चीजें भी पता होनी चाहिए कि किसका कॉमन नेम क्या है या कॉमनली यूज नेम क्या है बहुत फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो क्रेसॉल ऐसा होता है, इसका आंसर बी होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। एन ईथर इज मोर वोलेटाइल, क्वेश्चन रेडी है? एन ईथर इज मोर वोलेटाइल, एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन अल्कोहल। ईथर जो होता है वो अल्कोहल से ज्यादा वोलेटाइल होता है, हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बिकॉज ईथर और बहुत सारे ईथर और अल्कोहल जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, जैसे कि ईथर और अल्कोहल जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, उसमें से कुछ अगर हम देखें तो जैसे ये हमारा CH3
OCH3 मिथॉक्सीमीथेन, और जो हमारा C2H5OH यानी ये हमारा CH3CH2OH, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। C2H5OH इसको भी लिख सकते हैं, हालांकि इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखा जाएगा इस तरह से C2H6O। दोनों का देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 2 हाइड्रोजन है, दो यहां पर कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ऐसे बहुत सारे होंगे, जब आप लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे होंगे तो ये आया होगा। तो देखते हैं, ईथर इज मोर वोलेटाइल देन अल्कोहल, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो क्यों ऐसा होता है देखेंगे। जो हमारा अल्कोहल रहता है, मान लीजिए जैसे हम लोग ये अल्कोहल लिए C2H5OH, और जो हमारा दूसरा है इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं इन सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। OH और NO2 इस सब में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, ये जो स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये स्टेबिलिटी देता है। बॉन्ड्स हमेशा एनर्जी लेके जाते हैं, तो ये बॉन्ड्स जो हैं वो हमेशा एनर्जी लेके जाते हैं, तो इससे स्टेबिलिटी आता है। जितना कम लेटेंट एनर्जी, जितना कम एनर्जी होगा किसी कंपाउंड के पास, वो इतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब भी 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर कुछ एनर्जी निकलता है, भले ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्यों ना, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है इरिस्पेक्टिव, लेकिन यहां पर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं उसके कारण ये स्टेबिलिटी लाता है, ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। ये क्या लाता है? स्टेबिलिटी लाता है कंपाउंड में। तो यहां पर जो इनका आंसर होगा वो क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर, एक यहां पर थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर ऐसे डील करेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर होता है बिटवीन सेम कंपाउंड, इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है? बिटवीन सेम कंपाउंड जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर होता है डिफरेंट, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। सेम मॉलिक्यूल होगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर हम लोग ये इंट्रामॉलिक्यूलर का अगर एग्जांपल देखना चाहें तो आप ऐसा कुछ कंपाउंड्स लीजिए, ठीक है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्या होगा इसमें? इसमें होगा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसे ही क्वेश्चन बनाते बनाते डिस्कस हो जाती हैं, जो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन से जितना एक्सट्रैक्ट कर सके नॉलेज, उतना नॉलेज आपको पास ऑन करूं। तो इंट्रा हो गया, ये भैया इंटर हो गया। तो यहां पर हमारा रीजन क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होता है अल्कोहल में, जो कि ईथर में नहीं होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में होता है, जो कि ईथर में होता है, जिसके कारण अल्कोहल ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H9Cl on reaction with sodium and diethyl ether gives hydrocarbon which on monochlorination, क्वेश्चन आप लोग फॉलो करेंगे यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन फॉलो करना बहुत जरूरी है। 2 पार्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन रिएक्शन विथ Na डाइथल गिव्स अ हाइड्रोकार्बन। पहले ये हाइड्रोकार्बन निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं उसका आगे क्या रिएक्शन होगा। उसको आगे में मोनोक्लोरिनेशन करना है और उस जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम A है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां फॉलो करना सीखना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा लेंगे? C4H9Cl। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, C4H9Cl इस तरह का कंपाउंड बनेगा ये। इसका जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे सोडियम, ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम और डाइथाइल ईथर के प्रेजेंट में,
डाइथाइल ईथर और सोडियम के प्रेजेंस में करेंगे, तो क्या इसको हम लोग ब्रूट्स रिएक्शन नहीं बोल सकते हैं क्या? आप इसको ब्रूट्स रिएक्शन बोल सकते हैं ना आप? देखो ब्रूट्स रिएक्शन यही तो है, सोडियम इन डाइथाइल ईथर। अब ये क्या करेगा, ऐसा रिएक्शन जब भी होता है ब्रूट्स रिएक्शन, तो आपको पता है कि दो जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको ज्वाइन कर देगा। ब्रूट्स रिएक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग रिएक्शन होता है। तो ये ज्वाइन कर देगा। तो कैसे ज्वाइन करेगा वो देखते हैं, क्या बनेगा ज्वाइन करने के बाद। ये कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है। ये ब्रूट्स रिएक्शन, इसका अब करना है मोनोक्लोरिनेशन। क्या करना है इसका? इसका करना है मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है। इसका यदि मोनोक्लोरिनेशन किया जाए, मोनोक्लोरिनेशन इसका करना है, यानी Cl2 से इसको रिएक्ट कर दीजिए इन प्रेजेंस टू H न्यू, यानी सनलाइट, या फिर किसी भी तरह से आप मोनोक्लोरिनेशन करा सकते हैं। तो यदि इसका मोनोक्लोरिनेशन कराया जाएगा तो मोनोक्लोरीन जो इसका प्रोडक्ट है, यानी Cl आके इसका कहां जुड़ेगा? जो लास्ट वाले का, क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। ये दो कार्बन एटम जो बीच में है, जो टर्शियरी कार्बन एटम्स है, उस पे मोनोक्लोरिनेशन चांस नहीं है होने का। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, दूसरा जगह नहीं है, तो यहां पर मोनोक्लोरिनेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट ये बनेगा। अब वो देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे। इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? एनी गेसेस? ये क्या होगा प्रोडक्ट? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यहां टर्शरी दिख रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल है और लास्ट में क्लोराइड है। यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल है, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल। वेरी क्लियर। क्वेश्चन को यहां, क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन यहां कोशिश क्या की गई थी कि आपको जो एक नेम रिएक्शन है ब्रूट्स रिएक्शन, वो इन वर्ड्स लिख के दे दिया गया। अगर आपको ब्रूट्स रिएक्शन याद होता तो आप इसको बना लेते, सिर्फ याद होना नहीं, वो क्लिक करेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो यहां ब्रूट्स रिएक्शन क्लिक हुआ, ये क्वेश्चन बन गया। चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे। एन ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से बिल्कुल पढ़ेंगे ये क्वेश्चन। एन ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन ऑक्सीडेशन फॉर्म्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसको अगर ऑक्सीडाइज करेंगे कंट्रोल्ड वे में, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। यदि वो अल्कोहल हो या वो कुछ भी हो, अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, अगर ईथर हो, अगर वो ऑक्सीजन कंटेनिंग है, तो वो अल्टीमेटली एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड देगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन पे। एज ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिर्फ एक ऐसा मान लो, एक ऐसा ए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऐसा ए है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीडाइज किया गया। कोई भी ए है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो यहां पर जिसमें एक ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीडाइज किया गया। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। ठीक है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। ठीक है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है जो, जिसका जो एटॉमिक मास है वो हाइयर बाय 14 यूनिट्स देन प्रीवियस। मतलब यदि इसका एटॉमिक मास m है, इसका यदि एटॉमिक मास m है, तो यहां पर एटॉमिक मास m+14 आना चाहिए। ठीक है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, अब ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऐसा कर सकता है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही ट्रिकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। ऐसा करते हैं, पहले सिंपल सा एक अल्कोहल ले लेते हैं, C2H5OH। ठीक है, इसका यदि हमको एटॉमिक मास लिखना हो, तो एटॉमिक मास कितना होगा? कार्बन का 12 × 2, हाइड्रोजन का +5,
प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 24 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 16, कितना आ गया 46। ठीक है, अब इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर ये बनाएगा CH3COOH। इसका यदि एटॉमिक मास अब कैलकुलेट करें तो यहां पर कार्बन टोटल 12 है, तो 24 कार्बन का, फिर से एक ही कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है, 4 हाइड्रोजन का, 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 32, 16 16 32, तो अब इसका एटॉमिक मास कितना है 28 प्लस 32, कितना हो गया 60। देख रहे हैं इन दोनों में कितना प्लस 14 का डिफरेंस है ना, प्लस 14 का डिफरेंस। तो यदि प्लस 14 का डिफरेंस है यहां पर, तो ये तो है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो यहां पर 14 का एटॉमिक मास का डिफरेंस आएगा अपॉन ऑक्सीडेशन। यदि प्राइमरी, कोई भी आप इसके जगह प्राइमरी अल्कोहल पुट करके देखो, उसका 14 आएगा। अब चलो दूसरों के लिए चेक करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। यहां तो बहुत सारे ऑप्शन है ना, पहला ही ऑप्शन अपना क्लिक हो गया वो अलग बात है, लेकिन हम चेक करेंगे कि क्या ऐसा और पॉसिबल है। चलो एल्डिहाइड लेते हैं, कोई भी सिंपल एल्डिहाइड लिए, CH3CHO से स्टार्ट करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज किए, ठीक है, इससे CH3COOH बना। इसका एटॉमिक मास अब कितना होगा 24 प्लस 4, ठीक है, 24 प्लस 4 प्लस 16, 34। इसका एटॉमिक मास कितना हुआ 24 प्लस 4 प्लस 32, 60। क्या इसमें प्लस 14 का डिफरेंस है, नो। क्या इसमें प्लस 14 का डिफरेंस है, नो। तो एल्डिहाइड लेने से आ नहीं रहा है। तो उसी तरह से आप बाकी से भी चेक करोगे तो वो नहीं आता है, आप सेकेंडरी अल्कोहल से करके देखो, किसी से चेक करके देखो। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो एक प्राइमरी अल्कोहल है। इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं इस एक क्वेश्चन से। एक तरह का क्वेश्चन रेयर है, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन में गिनती होगा, होता है ना, जिनका अप्रोच अच्छा होगा वो सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है, एनिसोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, ये एओ है, यहां बाई लिखना चाहिए था। एनिसोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाई द एक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड ऑन सोडियम फेनेट, द रिएक्शन इज कॉल्ड। अब देखिए मिथाइल आयोडाइड का ये रिएक्शन लिख लेते हैं। मिथाइल आयोडाइड का जब रिएक्शन कराते हैं सोडियम फेनेट से, मिथाइल आयोडाइड ये हो गया, ये हमारा हो गया सोडियम फेनेट। इसका जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो ये क्या बनेगा, एनिसोल ऐसे बनता है, बिल्कुल इससे एनिसोल बनेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, किन्हीं को याद है, यही है विलियमसन ईथर सिंथेसिस का रिएक्शन। विलियमसन्स रिएक्शन या ईथर सिंथेसिस रिएक्शन इसका नाम है, विलियमसन्स रिएक्शन इसका आंसर होगा। आपके झारखंड कंबाइन के एग्जाम में जो ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन रहते हैं जो टारगेटेड रहते हैं टुवर्ड्स द नेम रिएक्शंस, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आप अपना जो भी 17, 19, 20 जो भी जितने भी टोटल अगर नेमिंग रिएक्शंस आप पढ़ लेते हो तो आपका एक अच्छा चांस क्रिएट होता है। तो नेमिंग रिएक्शंस को लगातार पढ़ो, उनके फ्लैश कार्ड्स बनाओ, जो बनाना है बनाओ, उसको सॉल्व करो। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक है, ये CHGOH नहीं, यहाँ पर C2H5OH, ठीक है। क्वेश्चन है कि C2H5OH ऑन रिएक्शन विथ H2SO4 क्या क्या बना, इन में से कौन सा नहीं बना सकता, ठीक है। पहले तो C2H4, अगर आप 200 डिग्री, ये सारे आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग जगह छितराए हुए हैं। C2H5 का काफी जगह से रिएक्शन, काफी चीजों से रिएक्शन कराया गया अलग अलग टेम्परेचर पे, और वो अलग अलग। वैसे ही C2H5OH का जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया जाता है अंडर डिफरेंट कंडीशन तो डिफरेंट रिजल्ट्स देता है। जैसे अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस पे दिया जाएगा तो वो इथाइलिन या इथेन बनाता है। इथाइलिन और इथेन सेम चीज है ना, इनको नहीं कंफ्यूजन है वो देख ले। इथाइलिन या इथेन बनाता है, यानी C2H6।
यदि इसका रिएक्शन हम थोड़े कम टेम्परेचर पे 100 से लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पे करा देंगे तो यहां पर आपको क्या दे देगा, डाई इथाइल ईथर दे देगा, CH3O CH3। काफी फेमस रिएक्शन है ईथर सिंथेसिस के लिए, ठीक है। और ये जो रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है, जब अल्कोहल C2H5OH जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वहां इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का एक इंटरमीडिएट बनता है। ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्या है ये, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन के टाइम बनता है, ठीक है। तो यहां पर ये भी आंसर नहीं होगा, यहां पर आंसर है कि आप किसी भी तरीका से सिर्फ C2H5OH और H2SO4 को यूज करके आप एसिटाइलिन नहीं बना सकते हो। तो इसका आंसर है C, एसिटाइलिन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर है C। टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग एल्कोहल्स द वन दैट वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विद कंसंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2। यहां पर सारे अल्कोहल हैं ROH से, इसका जब रिएक्शन किया जाएगा HCl इन ZnCl2, ये हेलोजन बनाते हैं, ठीक है, RCl। तो इसमें से जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है और 1 डिग्री है। इस रिएक्शन का आप लोग ये नोट कर लीजिए, रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है और स्पीड ऑफ जो रिएक्शन है विथ ZnCl2, वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 होता है, 1 डिग्री होता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा बताइए, 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल, ठीक है। सब कोई फॉलो कर रहे हैं। अब इसके बाद करते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स एक्सेप्ट, सॉरी ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 वो बिल्कुल वही क्वेश्चन जैसा है, इसको देख लेंगे। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हो गया, इसका आंसर ये था। ये क्वेश्चन भी वही वाला रिपीटेड है, सॉरी। ये क्वेश्चन है आपका बायोमोलिक्यूल्स है। Which one of the following statement is incorrect about enzyme catalysis? तो enzyme catalysis आप लोगों ने पढ़ा होगा, enzyme catalysis जो होता है बायोमोलिक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जनरली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल एक क्वेश्चन। तो enzymes are mostly proteinaceous in nature, बिल्कुल करेक्ट है, बताना ये आप लोग मार्क करते चलेंगे। जब भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो जो इनकरेक्ट वर्ड हो गया, नो हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ओनली हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे उसको आप लोग मार्क करते चलेंगे ताकि वो मिस नहीं हो जाए। कभी नो नहीं पढ़ पाते स्टूडेंट्स, कभी इनकरेक्ट नहीं पढ़ पाते, खासकर कि केमिस्ट्री में इसमें एक्सेप्शनल केसेस भी बहुत होते हैं, ये प्लीज मार्क करते चलेंगे। तो एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीनेशियस, बिल्कुल सही है ये। फिर उसके बाद एंजाइम आर लीस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, नहीं, एंजाइम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। हर क्या है, हर एंजाइम, मैक्सिमम एंजाइम एक 3 डिग्री प्रोटीन स्ट्रक्चर है। तो 3 डिग्री प्रोटीन, उसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसमें ऐसा होता है कि 3 डिग्री जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें स्पेसिफिक लोकेशंस होते हैं जहां पर आके सबस्ट्रेट जाके लैंड करता है, फिर उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो वो जो एंजाइम का जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। तो एंजाइम आर एक्सट्रीमली या मोस्टली पोटेंट या रिएक्टेंट while they are at their required temperature। तो ये गलत हो गया। एंजाइम आर डीनेचर्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेज एंड हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही, सेम है। अगर एंजाइम जो 3 डिग्री प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसको अल्ट्रावायलेट रे देंगे या बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो डिसनेचर कर जाता है, क्योंकि प्रोटीन है ना, प्रोटीन अमीनो एसिड है, यदि आप उसको टेम्परेचर दोगे तो कहीं ना कहीं से टूटेगा, ठीक है, या डीनेचर होगा, साइज घटेगा उसका। एंजाइम एक्शन इज स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक। अगर एंजाइम आपका माल्टेज है
तो वो सिर्फ माल्टोज को ही तोड़ेगा, वो सुक्रोज को नहीं तोड़ देगा। एंजाइम अगर आपका पेप्टोन है, मतलब आपका पेप्टिटेज है, तो वो पेप्टोन्स को ही तोड़ेगा और कुछ जाके नहीं तोड़ देगा कि न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ आंसर इसका क्या होगा, यहाँ पूछ रहा था इनकरेक्ट, तो एंजाइम आर लीस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following reaction will not result in formation of कार्बन-कार्बन बॉन्ड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक स्पेसिफिक एक प्लान के तहत हम दिए हैं कि इसमें आप लोग को सारा जो भी ये 4 यहाँ नेम रिएक्शंस लिखे हुए हैं, ये 4 नेम रिएक्शन हम रिवाइज करा दें। ये क्वेश्चन अदर वे राउंड भी हम पूछ सकते थे, लेकिन इस वे पूछे हैं कि इसमें आपको चारों नेम रिएक्शन आना चाहिए, तभी बता पाएंगे कि किसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है। तो अगर राइमर टाइमन रिएक्शन है वो पता होना चाहिए, डिस्कस करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ब्रूट्स रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, एक एक करके सारे रिएक्शंस देखते हैं। पहला रिएक्शन क्या देखेंगे, वो है राइमर टाइमन रिएक्शन। जिन्हीं को याद होगा तो जो पढ़े होंगे, तो राइमन टाइमन रिएक्शन में क्या बनता है, मैंने याद करवाया था, सैलिसाइलिक एसिड बनता है। क्या बनता है राइमन टाइमन रिएक्शन में, सैलिसाइलिक एसिड। तो अगर हम लोग सैलिसाइलिक एसिड बनाना चाहते हैं तो राइमर टाइमन रिएक्शन करेंगे। चलिए, उसी के लिए होता है राइमर टाइमन रिएक्शन, टू मेक सैलिसाइलिक एसिड। जो जिन्होंने क्लास किया होगा उनको पता होगा, उनको एक बार में क्लिक किया होगा इसका आंसर। ये क्या होता है स्टूडेंट, सैलिसाइलिक एसिड। ये हो गया राइमर टाइमन रिएक्शन। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड यहां दिख रहा है, बना है। ठीक है, आर वी वेरी क्लियर कि यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बहुत ही एक वेल नोन रिएक्शन है जो बहुत सारे कंपाउंड्स का एसाइलेशन में हेल्प करता है। तो इसको भी चलिए बेंजीन का ही एसाइलेशन यहाँ पर दिखाते हैं, इट विल बी मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड। जनरली लोग पता नहीं बेंजीन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं या थोड़ा नर्वस हो जाते हैं रिंग को देख के। रिंग स्ट्रक्चर्स की तरफ स्टूडेंट नर्वस होते हैं, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, आप लोग भी देखा होगा, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा रिंग स्ट्रक्चर्स जब डिस्कस करता हूँ कि वो नर्वसनेस हटे। तो यहाँ पर राइमन टाइमन रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। एनहाइड्रस मतलब ड्राइड AlCl3 होता है, किन्हीं को नहीं पता हो एनहाइड्रस का मतलब। तो यहाँ पर एसाइलेशन, इसको एसाइल ग्रुप है ये। ठीक है, यहाँ पर एसाइलेशन यानी एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद रिएक्शन। इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना है, सॉरी कार्बन कार्बन बॉन्ड यहां भी बना है, टू बी वेरी क्लियर। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। चलिए और एक्सप्लोर करते हैं कि कौन है इसका आंसर। हालांकि जो जिन्होंने पढ़ा होगा, जिनसे उनको एक बार में इसका आंसर मिल गया होगा। सी देखते हैं, ब्रूट्स रिएक्शन। ब्रूट्स रिएक्शन सिंपल एडिशन रिएक्शन है जिसमें कोई भी हैलाइड ले लिया जाए, 2 मॉलिक्यूल्स किसी भी हैलाइड का ले लीजिए, उसे सोडियम से रिएक्शन कराइए इन डाई इथाइल ईथर। ये क्या करेगा, जोड़ देगा उसको। इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है स्टूडेंट्स, बना है ना। तो टू बी अगेन वेरी क्लियर, यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बने हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। अब यहां पर एक ही ऑप्शन बचा है, तो जाहिर सी बात है वही आंसर होगा। तो वो क्या है, कैनिजारो रिएक्शन, ऑप्शन डी। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स मतलब उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो अगर हम लोग एक कैनिजारो रिएक्शन लिखना चाहें, फिर यहां पर एक रिंग कंपाउंड लूंगा, ये एक एल्डिहाइड लेते हैं, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, रिंग कंपाउंड से डरना नहीं है, जहां रिंग कंपाउंड देखना है, मान लेना है कि जो क्वेश्चन सेटर है वो भी सोच के चल रहा है, पहले ही रिंग कंपाउंड में कंफ्यूज हो जाओगे, तो आगे का क्वेश्चन इजी है। तो अगर हम रिंग कंपाउंड अपना सॉल्व कर लेते हैं, वो नर्वसनेस फिर क्या है। तो यहां पर यदि हम लोग रिएक्शन कराएंगे इसका कैनिजारो रिएक्शन, जो कि एक एसिड के प्रेजेंस में होता है, सॉरी एक बेस के प्रेजेंस में होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, तो रिडॉक्स यानी एक बार ऑक्सीडेशन होगा, एक बार रिडक्शन होगा। यदि ऑक्सीडेशन होता है तो आपका
एसिड बनेगा, यदि रिडक्शन होता है तो आपका अल्कोहल बनेगा। तो यहां कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना क्या इन प्रोडक्ट, मतलब ऐसा आप कुछ एडिशन किए हो या दो प्रोडक्ट साथ में मिलके कुछ ऐसा बनाए जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का सिंथेसिस हुआ हो, नहीं। तो यहां पर आंसर क्या है, कैनिज़ारोस रिएक्शन। व्हाट इज वुड स्पिरिट स्टूडेंट्स, ये आपके जेसीईसी का इतना फेवरेट क्वेश्चन है। व्हाट इज वुड स्पिरिट की लगातार 2 या 3 बार ये पूछा गया है अलग अलग नामों से। वुड स्पिरिट में मैं पहले क्लियर कर दूं कि मेथनॉल होता है, मेथनॉल वुड स्पिरिट होता है। कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि वुड स्पिरिट इज आल्सो, मिथेनॉल इज आल्सो कॉल्ड एज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके अंदर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं सी डी करके, और आपको डिफरेंस बताना होता है कौन सा, या फिर वुड स्पिरिट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, इसको याद करके रखेंगे कि वुड स्पिरिट मेथनॉल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, मिथेनॉल को बोला जाता है। अब क्वेश्चन है, हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केरियस मेथड हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विथ। केरियस मेथड क्या होता है, एक मेथड होता है फॉर चेकिंग ऑफ या फिर फॉर टेस्टिंग ऑफ हैलोजेंस। केरियस मेथड जो आपका पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें आता है, उसमें ये एक टेस्ट है जिससे हैलोजेंस को टेस्ट करते हैं। तो केरियस मेथड क्या होता है, हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड केरियस मेथड में, मान लीजिए आपका हैलोजन है RX, उसको ट्रीट किया जाएगा फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से। फ्यूमिंग मतलब एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इससे क्या होता है, जो Ag होता है यानी सिल्वर होता है, वो वॉल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। क्या होता है, वॉल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है सिल्वर, जिससे एक शाइनी लेयर बनता है। डिपॉजिट्स ऑन द वॉल्स एंड ऑल्सो प्रेसिपिटेट, गिविंग शाइनी लस्चर। इससे क्या होता है, टेस्ट हो जाता है। यदि सिल्वर प्रेसिपिटेट कर गया, अगर सिल्वर प्रेसिपिटेट कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि केरियस मेथड का यहाँ जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पर हैलोजन प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, इसको देखें, ध्यान रखेंगे। क्यूमीन, क्यूमीन इज व्हाट, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज क्यूमीन। मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन क्रेसोल का डिस्कस किया था, उसमें बोला था कि कुछ बहुत फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटिवली कनेक्टेड टू बेंजीन, जिनका आपको कॉमन या फिर फेमस नेम याद होना चाहिए। IUPAC नेम आप बना लोगे, आपको मेथड्स पता है, पर कॉमन नेम का और कोई तरीका नहीं है कि उनको याद करने के अलावा। याद करो, या तो वो प्रैक्टिस में रहेंगे तो खुद से आप जान जाओगे। तो क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा। ये क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको और क्या बोलते हैं, क्यूमीन। आर यू वेरी क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर आपको सभी का स्ट्रक्चर लगभग पता होना चाहिए। जैसे बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो N2Cl-, ये इसका स्ट्रक्चर है। 2,4 ट्राइनाइट्रो बेंजीन का अगर पता होना चाहिए तो यहां पर NO2 और NO2, ये हो गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। प्रोपाइल बेंजीन का आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता होना, अब मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, जैसे कि अगर आपको रिंग कंपाउंड से नर्वसनेस हटाना है तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कैसे बनता है, क्यों बनता है। आपको जो भी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्योरीज हैं, जैसे कि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, आयनिक इफेक्ट, ये सब सारे इफेक्ट्स पता होना चाहिए, तब आप स्टेबल हो पाओगे, उसमें कॉन्फिडेंट हो पाओगे। ठीक है, यहाँ पर क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसा दिखता है भैया, ऐसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस जो है नेमिंग रिएक्शन डिस्कस करेंगे, या कुछ पहले डिस्कस हो चुके हैं। पहली बार हर बार बता दूं, नेमिंग रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके झारखंड कंबाइंड एग्जाम्स के लिए। तो देखते हैं। एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट पलेडियम और बेरियम सल्फेट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। एसाइल क्लोराइड है, उसको अगर आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजनेट कर रहे हो ओवर कैटलिस्ट मेटल्स लाइक पलेडियम और बेरियम सल्फेट, तो उसको क्या बोलेंगे। बहुत इजी रिएक्शन है। कोई भी आप एसाइल क्लोराइड ले लो, यहाँ पर आर लिया है, इसका मतलब कोई भी एसाइल क्लोराइड है, इसको आप हाइड्रोजनेट कर दो ओवर पैलेडियम। क्यों पैलेडियम और बेरियम सल्फेट जैसे यूज किया जाता है, इसके पीछे रीजन है कि ये जो मेटल्स होते हैं या ये जो कंपाउंड्स है, इसमें माइक्रो स्पेसेस होते हैं उसके सरफेस पे, जो जहां पर एक मॉलिक्यूल अगर वहां पर एसाइल क्लोराइड का आ गया और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का आ गया, तो वो बाइफरकेट करा के रिएक्शन कराने में हेल्प करता है। उसका कैटेलाइजिंग का मेथड ही यही है। पैलेडियम या फिर बेरियम सल्फेट, या फिर कहीं कहीं निकल रहता है, कहीं कहीं आयरन रहता है, कहीं भी अगर सॉलिड मेटल कैटलिस्ट है, तो उसका जो कैटेलाइजेशन का तरीका है वो है कि जो पोर्स या फिर फाइन गैप्स रहते हैं, उसमें दोनों तरह के रिएक्टेंट्स को साथ में लाना, ताकि रिएक्शन आगे बढ़ सके। ठीक है। गैसेस को रिएक्ट कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साथ में अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में गैसेस रख भी देते हो, तो वहां पर डिसरप्टिव या फिर बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन हो सकता है, जिससे ब्लास्ट वगैरह हो सकता है। इसीलिए इस तरह के रिएक्शन मैकेनिज्म्स यूज किए जाते हैं। तो यहां पर क्या बनता है, एसाइल क्लोराइड हाइड्रोजनेटेड ओवर इतना, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर सिंपल बनेगा आपका एक एल्डिहाइड। इस तरह का एसाइल सिंगल एसाइल हैलाइड हुआ तो एसाइल क्लोराइड हुआ, तो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड को भी हैलाइड बोलने का तरीका वही हुआ। तो यहां पर आपका एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड सिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन। सबको याद रखेंगे रोजनमुंड रिएक्शन। यहाँ पर वुड्स रिएक्शन ऊपर डिस्कस हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन ऊपर डिस्कस हो गया, स्टेफन रिडक्शन ऊपर डिस्कस हो गया, जिसमें ZnCl2 और HCl से रिएक्शन कराते थे इथेनॉल का। क्या कराते थे, कोई भी अगर मान लो कोई भी अल्कोहल है, CH3OH, मिथेनॉल ले लेते हैं चलो, उसका अगर HCl से रिएक्शन कराएंगे ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो वो एक हैलाइड बनाएगा CH3Cl। कोई ठीक है, HCl लेंगे तो बनाएगा Cl हैलाइड बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा। HBr लेंगे, हाइड्रोब्रोमिक एसिड लेंगे, तो वहां पर Br बनाएगा, ब्रोमाइड बनाएगा। उस तरह के यहाँ पर ये आपका स्टीफन रिएक्शन है। एक और नेम रिएक्शन यहाँ हमने डिस्कस किया, ब्रूट्स क्लेमेंसन हो चुका और रोजनमुंड हो गया। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर है रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर, अच्छा ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, सॉरी। हाँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो लाइव जिन्होंने क्लास किया है, उनको पता होगा मैंने जब बायोमोलिक्यूल पढ़ा रहा था तो इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर खास करके ध्यान दिया था। ये सॉल्युबिलिटी ऑफ वाइटामिन्स, वाइटामिन्स का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो काफी ज्यादा सिलेक्टिव होता है। ठीक है, वो इस पर डिपेंड करता है कि वाइटामिन्स बने किस चीज से। अगर वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है तो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स या ग्लिसराइड्स ज्यादा होंगे। अगर वो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स है तो उसमें उसी तरह के कंपाउंड्स होंगे। तो यहाँ पर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स का बात किया गया। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन ना ही विटामिन सी होता है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन क्या है, विटामिन सी फैट सॉल्युबल नहीं है, विटामिन B12 फैट सॉल्युबल नहीं है, यहाँ विटामिन ए फैट सॉल्युबल है। कौन सा, विटामिन ए आपका यहाँ फैट सॉल्युबल है। विटामिन सी यहां नोट कर लेंगे, विटामिन सी एंड सारे विटामिन बी, विटामिन सी एंड सारे विटामिन बी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए इनको बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनको बार बार लेना पड़ता है। विटामिन सी और विटामिन बी को बार बार लेना इसीलिए पड़ता है क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, थ्रू द यूरिन पास आउट हो जाते हैं, इसीलिए विटामिन सी और विटामिन बी को बार बार लेना पड़ता है, वाटर सॉल्युबल है। विटामिन ए और एक और आप लिख लो विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन के ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप यहाँ ऐड कर लोगे शॉर्ट नोट बना के कि विटामिन ए और के फैट सॉल्युबल है। विटामिन जितने भी विटामिन बी है, B1 B2 B6 B3 B12 जो भी है वो सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल होता है।
एक क्वेश्चन यहाँ पर वाटर, यहाँ हालांकि फैट सोल्यूबल का पूछा गया, हो सकता है एग्जामिनर आपसे वाटर सोल्यूबल का क्वेश्चन पूछे। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, फेलिंग सॉल्यूशन। जैसा कि फेलिंग टेस्ट हमने देखा था, वो एल्डिहाइड और कीटोन का फेलिंग्स टेस्ट होता है। जनरली स्टूडेंट फोकस करते हैं कि फेलिंग्स जो टेस्ट है वो क्या हो रहा है, उसमें क्या होता है, किसका होता है, क्या रिएक्शन होता है। फेलिंग्स टेस्ट में क्या यूज होता है ये याद नहीं रहता। इसको यहां डील करेंगे कि फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है फेलिंग्स टेस्ट में। चलिए यहां पर एक ब्रशन अप करते हैं। जो फेलिंग्स टेस्ट होता है उसमें दो तरह के सॉल्यूशंस यूज होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। अब देखते हैं क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी, क्या होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए आप याद रखेंगे ब्लू इन कलर होता है। बहुत बार इसके क्वेश्चन आते हैं कलर से, यहाँ क्वेश्चन वो एडेड नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे क्या होता है कि फेलिंग सॉल्यूशन ए ब्लू होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही तो अच्छा बात है कि आप डिस्कस कुछ और कर रहे हो, सीखोगे बहुत सारी चीजें। तो फेलिंग सॉल्यूशन ब्लू इन कलर होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी जनरली रेड या मरून इन कलर होता है, आप रेड याद रखोगे। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग सॉल्यूशन जो बी होता है ये आपका एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। चलो ब्लू को ऐसा करते हैं ना, ब्लू कलर से लिख देते हैं, याद हो जाएगा। और रेड तो रेड से लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो यहां पर फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी एक्चुअली रोस्चल सॉल्ट प्लस हाई बेसिसिटी का कोई बेस रहता है। तो रोस्चल सॉल्ट क्या होता है, रोस्चल सॉल्ट पोटेशियम सोडियम टार्टरेट रहता है। पोटासियम, ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पोटेशियम सोडियम टार्टरेट प्लस ये यहां पर कोई भी हाई बेसिसिटी का बेस जैसे कि NOH, KOH भी हो सकता है। ये जो पोटेशियम सोडियम टार्टरेट है इसका एक और नाम है काफी फेमस, जिससे डिपेंडिंग क्वेश्चन पूछेगा कि रोस्चल सॉल्ट इज फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, बोथ ऑफ देम और नन ऑफ द अबव। तो इसको रोस्चल सॉल्ट भी बोलते हैं या रोस्चल सॉल्ट, स्पेलिंग एक बार देख लेना, रोस्चल सॉल्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा, साइंटिस्ट है रोस्चल जिनके नाम पे ये सॉल्ट है। ये काफी ज्यादा ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत जगह यूज होता है। तो बहुत सारे चीज एक क्वेश्चन से सीखते चलेंगे, याद करते चलेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, एक कॉपी लेके बैठो, उसमें नोट करते जाओ, बहुत सारी चीजें क्लियर होते जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। हाँ, ये भी ऑन पर्पस विद डिजाइन ये क्वेश्चन दिया गया। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर +M -F इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इफेक्ट, दोनों चीज डिस्कस, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। पहले देखते हैं मेटा डायरेक्शन क्या होता है, जिनको भी कंफ्यूजन हो। तो अगर कोई भी बेंजीन रिंग है, यहाँ पर कोई भी एक कंपाउंड है, मान लो ए कंपाउंड है जो आपका मेजर कंपाउंड है। जब आप IUPAC नेमिंग सीख रहे होगे तो वहां पर आपको सिखाया गया होगा ऑर्डर ऑफ, क्या उसका ऑर्डर है जो उसको लेना है, कौन सा नाम पहले लेना है, सफिक्स प्रीफिक्स का ऑर्डर होता है। तो प्रीफिक्स का ऑर्डर में जो सबसे पहले रहता है वो मेन कंपाउंड रहता है। तो यहाँ मेन कंपाउंड ए है। ये दो जो पोजीशन है, बहुत सारे स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता, डिस्कस करूंगा। ये दो जो पोजीशन है इनको ऑर्थो पोजीशंस बोलते हैं। ये जो पोजीशन है इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं, ये दोनों पोजीशंस। और ये जो दोनों पोजीशंस हैं इसको मेटा पोजीशंस बोलते हैं। मेटा डायरेक्टिंग का अर्थ यही होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, अगर बेंजीन रिंग पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, इफ बेंजीन रिंग हैज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, लेमन लैंग्वेज में समझेंगे तो बिल्कुल, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर होगी तो आप ये समझोगे, कुछ तो आना चाहिए कुछ समझने के लिए। तो हम अगर मेटामेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस पढ़ा रहे हैं, उसको अब समय नहीं है पढ़ाने का, तो अगर लेमन वर्ड्स में समझें तो इफ बेंजीन रिंग हैज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन होंगे? जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, चलो यहां लिख देता हूं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ग्रुप्स होंगे तो देन दे आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग, यानी जो भी इनकमिंग न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड, जनरली नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक बॉन्ड होता है मेटा डायरेक्शन केस में, अगर कोई भी बॉन्ड बन रहा है बेंजीन रिंग पे, इस कंडीशन में मेटा डायरेक्शन में अगर कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और कोई भी बॉन्ड अगर बनने के लिए आए तो वो मेटा पोजीशन पे बनेगा। कहां बनेगा? मेटा पोजीशन पे। यानी अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का अगर हम लोग एग्जांपल्स लेंगे तो क्या क्या हो सकता है? NO2 होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। NO2 के अलावा क्या हो सकता है? SO3H हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड का पार्ट हो सकता है, या फिर साइनाइड हो सकता है, या फिर आप चलो एसिड हो सकता है, COOH। आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर सिखाता हूँ, जस्ट अभी दिमाग में आया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आप लोग CCN याद रखेंगे। फर्स्ट C इज फॉर, सॉरी NCC याद रखो, उल्टा मैंने CCN याद रखा था, आप NCC याद करो। NCC, N इज फॉर नाइट्रो, फर्स्ट C इज फॉर साइनो, सेकेंड C इज फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ये तीनों एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो यहां पर आया होगा, तो ये तीनों एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जहां देख लो समझ जाओ इनसे कोई इलेक्ट्रॉन छीन के भाग नहीं सकता। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से यहां पर, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो यहां पर जो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, यहाँ NH2 नहीं है, COOH है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, CH2H नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इनफैक्ट ये तीनों इलेक्ट्रॉन गिविंग है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तीनों, ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। सिर्फ एक ही यहां पर है इलेक्ट्रॉन छीनने वाला या लेने वाला, वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसका आंसर होगा B। आर वी वेरी क्लियर? चलिए, इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इस फॉर्मेट में है। ओलियम जब आप लोग देखो, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ओलियम भैया मतलब H2SO4 होता है, नहीं तो H2H2O7 को जनरली ओलियम लिखा जाता है। लेकिन जब रिएक्शन होता है तो H2SO4 के फॉर्म में ही रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ओलियम कभी स्टेबल नहीं होता H2O7 के फॉर्म में। तो यहां पर यदि हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? चलो देखते हैं। ओलियम से सबसे पहले रिएक्शन हुआ तो जो A, यहां पर A देख रहे हैं, तो A यहां पर क्या बनेगा? O प्लस। ये इससे जस्ट पहले 4-5 क्वेश्चन मैंने इसका नाम बताया था। ठीक है, जो ध्यान दे रहे होंगे उनको याद होगा नाम, उसका नाम आप लोग यहां पर कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के जाओगे कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन को यदि रिएक्शन कंप्लीटेड है, NaOH से रिएक्शन करता है, फिर OH बन जाता है ये H प्लस के प्रेजेंस में। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग विच इज स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन, एल्कीन यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 कंपाउंड है। पहला कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C, CH3, ये आपका ऑप्शन A है। ऑप्शन B आपका CH2 नॉर्मल इथीन है। ऑप्शन C आपका क्या है? CH3 डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन D आपका क्या है? CH3CH डबल बॉन्ड CH3। तो यहां पर बात होता है कि जो डबल बॉन्ड होगा ना, ये हमेशा कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड, आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो एक ही काम है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब बहुत सारे काम है उसका। मेजर जब भी स्टेबिलिटी के सेंस में बात होगा, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन का स्टेबिलिटी के सेंस में बात होगा, तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अमाउंट कंपाउंड कब स्टेबल होगा? जब उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग होंगे। तो यहां पर CH3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सारे CH3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये एक्सट्रीमली स्टेबल है। उसके बाद कौन सा स्टेबल है? उसके बाद ये स्टेबल है, क्योंकि ये
दोनों तरफ से बाई है, मतलब यहां पर होता है ना, जैसे कि दोनों तरफ से सेम नंबर ऑफ CH3 या डोनेटिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट है, उसके बाद ये स्टेबल होगा, उसके बाद ये होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ऑप्शन ए। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा जाए तो सबसे ज्यादा ए होगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। अब देखते हैं यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, फिर से एक नेमिंग रिएक्शन है, और वो नेम रिएक्शन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कुछ नहीं है, आइडेंटिफाई जेड एंड द रिएक्शन। यहाँ दो क्वेश्चन पूछा है कि इस रिएक्शन का नेम क्या है, दूसरा जो जेड कंपाउंड बन रहा है वो कंपाउंड क्या है, यही यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो तो बेंजोफेनॉन बनेगा। ठीक है, बेंजोफेनॉन बनेगा, और वो क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। नहीं दिख रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन, ये एक असाइल ग्रुप है। ये रिएक्शन ले दे के फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ही है, नेम रिएक्शन। यहाँ पर बेंजोफेनॉन बनेगा और फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन या फिर एसाइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए, ये मल्टी स्टेप्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी डिस्कस करना और आना बहुत जरूरी है। मल्टी स्टेप्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि पहला स्टेप है जिसमें CH3 CH2 COOH यानी क्या बोलेंगे, इथानोइक एसिड, अगर LiLH4 से, पहले तो ये क्या होता है LiLH4, ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये जानना जरूरी है तब आ पाएगा। ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो इससे अगर रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा इनटू व्हाट, मतलब बहुत पोटेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सीधे एसिड से उठा के अल्कोहल में पटकता है, बीच में एल्डिहाइड वाला भी नहीं आता है। ये बना दिया। ठीक है, यहां पर ऐसा किया गया। अब पूछता है कि जो A है यानी जो CH3 CH2OH है, इसको फिर से CH3 COOH को एसिडिक मीडियम में, H3O प्लस लिखें H प्लस लिखें कोई अंतर नहीं है, तो क्या बनेगा यहां पर भैया होगा, इस रिएक्शन का नाम है ईस्टरिफिकेशन। ईस्टर्स बनेंगे यहां पर। ये आपका अल्कोहल हो गया, ये आपका एसिड हो गया, तो क्या बना, ईस्टरिफिकेशन, ईस्टर बनेगा यहां पर। ईस्टर में क्या होता है, ईस्टर में -H2O होता है, दो कंपाउंड जुड़ते हैं और डिहाइड्रेटिंग बॉन्ड एक बनता है, यानी H2O रिलीज होता है। तो क्या बनेगा यहां पर, CH3 CHO CH3, ये आपका यहां पर बनेगा। यानी आपका कौन सा ऑप्शन है यहां पर, CH3 COOH CH3, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, CH3 CH2 COOH, यहाँ पर ऑप्शन सी है आपका। ठीक है, यहाँ सब कुछ चेक्ड है, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइडेंटिफाई द अबव इमेज। देखिए यहाँ भी कॉमन नेम्स याद होना कितना जरूरी है। कॉमन नेम से 2 से 3 क्वेश्चन आ गए इसी सेट में, कॉमन नेम्स आना कितना जरूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पहले तो इसको क्विनॉल बोलते हैं, जिनको नहीं पता हो इसको क्विनॉल बोलते हैं, ये याद करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्रेसोल। क्रेसोल मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रेसोल क्या होता है, OH और CH3 रहे बेंजीन रिंग पे तो क्रेसोल बन जाएगा। इसको ठीक से बना देते हैं। OH और CH3 मिले तो क्रेसोल बन जाएगा। उसी तरह से कैचेकॉल होता है, ये आपका 2 OH मेटा पोजिशंस, मतलब ऑर्थो पोजिशंस पे होते हैं एक दूसरे के साथ, एक कैचेकॉल हो गया। क्विनॉल तो यहाँ है ही, रेसिप्रोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में है नहीं। तो चलेंगे इसके बाद आगे क्वेश्चन, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर ये बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फॉलो करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपका यहाँ पर CCl3 है, इसे Cl2 और FeCl2 से इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 यदि रिएक्शन कराया जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा। तो बहुत इजी टू रिमेम्बर आंसर है इसका। देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। ये फ्री रेडिकल यहाँ पर मैकेनिज्म चलेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा। और जो आपका CCl3 है उसके मेटा पोजीशन पे आके Cl2 लग जाएगा। पहले ही बता दूं, CCl3 में बहुत ज्यादा क्लोरीन है कार्बन के ऊपर, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है।
क्लोरीन आपको पता है कितना एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये, तो ये खुद ही मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखा, यहां कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे यहां पर, जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस में कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। जैसे खास करके ये, अगर आपको नहीं पता हो कि मेटा एक्चुअल क्या है, बहुत लोगों को मेटा बस ऐसे देखने का आदत होता है कि मेटा बस ऐसे दिख जाए तो यहाँ पर मेटा है। बहुत लोगों को ऐसे होता है, लेकिन क्या ये ऐसे है? नहीं, यहाँ ऐसा केस ही नहीं है। यहाँ केस है, ये मेन कंपाउंड है, यहाँ से 1 2 3 तीसरे नंबर पे आपका मेटा होना चाहिए। क्या ये मेटा है? नहीं, ये इसके हिसाब से ऑर्थो है, ये यहाँ ऑर्थो का पॉइंट है, ये यहाँ पैरा का पॉइंट है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ये मेटा है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ कैनिजारो रिएक्शन हो रहा है। आपको दिख रहा है कंसंट्रेटेड NOH, कोई भी एक्सट्रीम बेस दिख जाए, कोई भी एक्सट्रीम बेस दिख जाए, कोई भी एक्सट्रीम बेस दिख जाए तो यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन होगा। कैनिजारो रिएक्शन होगा यहाँ पर। तो यदि यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन होता है तो कैनिजारो जो रिएक्शन है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, उसमें एक अल्कोहल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? कैनिजारो रिएक्शन में एक अल्कोहल बनता है, दूसरा आपका क्या बनता है? एसिड बनता है। तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, मिथाइल अमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड। नाम याद कर लो, लिख देता हूं H, बहुत बार नाइट्रस एसिड सिर्फ लिखेगा, उसको नाइट्रिक एसिड से कंफ्यूज नहीं करेंगे। जो आपका HNO2 है वो आपका नाइट्रस एसिड है, HNO3 है, HNO3 है वो आपका नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, HNO2 आपका नाइट्रस एसिड है, HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड है। तो मिथाइल अमीन जब रिएक्शन करेगा, मिथाइल अमीन जब रिएक्शन करेगा आपका HNO2 से, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कोई भी मिथाइल अमीन ले लो, कोई भी, क्या एक ही है, CH3NH2, HNO2 से आप इसका रिएक्शन करा दोगे तो ये क्या बनेगा? सबसे पहले यहाँ पर आपका डाइओजोनियम सॉल्ट बनेगा, CH3N2 प्लस Cl माइनस, ये आपका बनेगा। फिर Cl N2 से यहाँ पर हाइड्रोजन का फॉर्म होगा, यहाँ पर फाइनली जाके अल्कोहल बनेगा, CH3OH। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है, ये इसका मैकेनिज्म है, और अल्टीमेट जो रिएक्शन होता है वो इस तरह से होगा, यानी यहाँ पर आपका अल्कोहल बनेगा। आर वी क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह, अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट के पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट इसके बाद का क्वेश्चन, द गैस इवॉल्व्ड, क्वेश्चन को थोड़ा सा पलटा गया है। द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल अमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड, दिख रहा है, गैस इवॉल्व मिथाइल अमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड। तो यहां पर एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हुआ और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होता है। इस रिएक्शन को फिर से यहां पर लिखें, CH3NH2, अगर इसका HNO2 से रिएक्शन होगा तो आपका CH3OH बनेगा, प्लस क्या? नाइट्रोजन गैस आपका इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आर वी क्लियर? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग द मिक्सचर ऑफ concentrated H2SO4 and concentrated HNO3 species which initiates the reaction। यहाँ पर पूछा जा रहा है इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्सचर ऑफ, यहाँ बेंजीन एक ले लो,
बेंजीन ले लो, उसका रिएक्शन कराओ बाय यूजिंग द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 and concentrated H2SO4 species which initiates the reaction। मतलब जो रिएक्शन मैकेनिज्म में जो स्पीशीज आएगा, जो रिएक्शन को इनिशिएट करता है, वो होता है NO2 प्लस। यहाँ पर NO2 प्लस एक ये बनता है इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्टेंट दैट initiates the reaction। Are we clear? ये इनिशिएट करता है रिएक्शन को, ठीक है। यहाँ पर भैया क्या बनता है, नाइट ये बनता है, ठीक है। The ionic compound और electrolytic compound are made up by transfer of, ठीक है। यहाँ इसको यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक आपका ऑर्गेनिक का आज जो हमारे टॉप कुछ क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो डिस्कस हुआ ऑर्गेनिक का। अब इनऑर्गेनिक के टॉप कुछ क्वेश्चंस उसको डिस्कस करेंगे जिनके आने के चांसेस ज्यादा है। इनऑर्गेनिक के टॉप जो क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस ज्यादा है वो क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक खत्म हो गया, तो आज का जितना भी पार्ट ऑफ क्वेश्चंस था, अब इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो उस इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में अगर आगे बढ़े तो देखा जाए तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है the ionic compounds are electrovalent compounds made up by transfer of electrons from। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन जनरली इनऑर्गेनिक से जेसीसी में पूछे जाते हैं। तो सिंपल है, इलेक्ट्रोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो एक मेटल और एक नॉन मेटल का पार्ट होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। जैसे NaCl, CaCl2, ZnCl2, और भी ले लो, जैसे कुछ भी HBr, ये भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन यहाँ नॉन मेटल नहीं है हाइड्रोजन, फिर भी ये बनता है, ठीक है। जनरली इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक कंपाउंड का होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। एक मेटल से जब एक नॉन मेटल में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल की तरफ होता है तो इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, यानी आंसर इसका मेटल टू नॉन मेटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर एग्जिबिट करते हैं, एक्सट्रीमली सॉल्युबल होंगे आयोनिक कंपाउंड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका। आयनिक कंपाउंड्स जब भी एक क्रिस्टल पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उनकी क्रिस्टल पैकेजिंग बहुत एफिशिएंट और बहुत स्ट्रांग होती है, जिसके कारण उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, ठीक है। तो उनका क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में, जैसे कि NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है ड्यू टू इट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लोग जब मेटल्स पढ़ोगे तो उसमें दिया जाए ड्यू टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में उनकी नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ नॉट को यहाँ मार्क करेंगे, नॉट, यहाँ नॉट पूछा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with thin layer of zinc। galvanization में आयरन को जिंक से कोट किया जाता है, ठीक है। stainless steel is very useful material for our life, ठीक है। stainless steel is very useful material for our life। in stainless steel iron is mixed with a metal strong durable and corrosion resistant होता है। स्टेनलेस स्टील का आप यहाँ नोट कर लो या दिमाग में रख लो, जो स्टेनलेस स्टील या फिर जनरली जो स्टील होता है उसमें आपका मेन कंपाउंड आयरन होगा, कार्बन होगा, क्रोमियम होगा और निकल भी रहता है। यही तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, स्टील एक अलॉय है जिसमें आयरन मेन होता है, आयरन और कार्बन जनरली मेन होता है, ठीक है। कार्बन का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा स्टील उतना ब्रिटल होने का चांसेस रहता है, इसलिए करेक्ट अमाउंट ऑफ कार्बन आना जाता है। तो यहां पर निकल और क्रोमियम आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यहाँ रूम है, लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखिए सोडियम भी सॉलिड होता है, हाँ ऐसा सॉलिड होता है जिसको नाइफ से काटा जा सके, आयरन तो एक्सट्रीमली सॉलिड होता है, क्रोमियम भी सॉलिड होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, यहाँ पर आंसर होगा आपका एक ही है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सॉलिड नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टेन स्टेट, कैल्शियम और सोडियम का जो मोल्टेन स्टेट का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तभी उसका फॉलोइंग मेटल एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है हर मेटल का, किसी को इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर सॉल्ट, किसी को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन सॉल्ट करते हैं। तो कैल्शियम और सोडियम का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट से सिंथेसिस या फिर एक्सट्रैक्शन होता है। अ नॉन मेटल विच इज ग्रेइश ब्लैक सॉलिड क्रिस्टल हैविंग मेटालिक लस्टर, एक ही नॉन मेटल है जिसका मेटालिक लस्टर होता है, वो है आयोडीन। यहां अगर ग्रेफाइट होता तो वो भी आंसर हो सकता था, अगर प्योर ग्रेफाइट होता तो, क्योंकि प्योर ग्रेफाइट में जनरली लस्टर नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वो कंपटीशन होता है। यहाँ पर अगर आयोडीन नहीं होता और ग्रेफाइट होता तो फिर ग्रेफाइट मारते हैं, लेकिन यदि आयोडीन है तब ग्रेफाइट मारने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। Which of the following four metals would be displaced from solution of its salt by other three metals? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। Which of the following four metal would be displaced from solution of its salts by other three? यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स या फिर एस ब्लॉक। तो उसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तरफ होता है, डिक्लाइन, मतलब जो जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मेटल्स का मेन काम है, मेटल्स का मेन काम है इलेक्ट्रॉन देना। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो जितना उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इजीली समझते हैं। जो मेटल्स है उनका मेन काम है इलेक्ट्रॉन देना, तो वैसे मेटल्स जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो यहाँ पर लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सिल्वर काफी नीचे आता है। तो जो जितना रिएक्टिव होगा वो दूसरे को रिप्लेस कर देगा अपने सॉल्ट से। मान लो NaCl, अगर मान लो Na है और AgCl2 है, इसका रिएक्शन होगा तो NaCl बन जाएगा प्लस यहाँ पर Ag डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सिल्वर इनमें से सबसे कम, या जिंक होगा, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ जिंक है, जिंकेम नहीं होता है कुछ। सिल्वर यहाँ पर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, इसलिए उसको कोई भी इन सारों में से रिप्लेस कर सकता है, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे कॉपर हो। एन एलॉयज कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म, एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। At some places, mineral contain a very high percentage of particular metals, and metals can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. What are these minerals called? These minerals are called ores. Ores are only source. ऐसे देखिए, minerals या फिर metals का बहुत सारे sources होते हैं, लेकिन ore उनको बोला जाता है जहां से profitable extraction of minerals पॉसिबल हो, यानी हाई परसेंटेज ऑफ मिनरल हो। ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स, जिंक का जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है तो वो कैथोड पे आकर डिपोजिट होता है। याद रखना है, जितने भी मेटल्स हैं इरिस्पेक्टिव Ag Na कुछ भी हो, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो वो हमेशा कैथोड पे ही लिख दो, पे डिपोजिट होगा, जहां भी इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है। Alloys are homogeneous mixture of metal with non-metals. Which among the following alloy contains non-metal as one of its constituent? यहाँ पर जो
ये कैल्शियम तो भाई कोई एलॉय है नहीं, अमलगम होता है मर्क्यूरी का किसी और के साथ, किसी भी और मेटल के साथ। ब्रोंज में आपका कॉपर और जिंक जाता है। स्टील आपका आयरन प्लस कार्बन का होता है। कार्बन एक नॉन मेटल है। तो यहां पर आपका आंसर क्या है? यहां पर आपका आंसर है 4 स्टील। ठीक है, यहां के साथ आज का आपका जो टर्म था, जो भी आज के आपके क्वेश्चंस थे आज डिस्कस करने वाले, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हुआ, जिसका मैं चाहता हूं कि आप फिर से रिवीजन करो, क्वेश्चन वीडियोस को देखो, उसके नोट्स बनाओ, और ऐसे ही आपके लिए एक दो लेक्चर्स और आएंगे, एक दो क्वेश्चन सेशंस और आएंगे, उन सब में एक्टिव रहो, उनको देखो, सपोर्ट करो। आज के लिए इतना काफी था। थैंक यू, फिर मिलते हैं।